फेस मोटर है उसकी स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में जरूरत रहती है हमें स्पीड कंट्रोल करने की रोटर की, ठीक है। तो उसको देखेंगे हम कैसे स्पीड कंट्रोल करनी है। और पहले थ्री फेस मोटर, ये जो रोटर असिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस मल्टीप्लाइड बाय एन एस, 1 माइनस एस इंटू एन एस। इसको एन एस किसके बराबर होता है, 120/p, तो हमारे पास ये रिलेशन आता है। इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है 1 माइनस एस 120/p कि अगर हम स्लिप चेंज करेंगे तब हमारी स्पीड चेंज होगी वो इसकी थ्री फेस मोटर की। अगर हम फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे, जो इनपुट सप्लाई फ्रिक्वेंसी उसको चेंज करेंगे, तो तब हमारी रोटर की जो स्पीड है वो चेंज होगी, ठीक है ना। जहाँ फिर हम नंबर ऑफ पोल्स चेंज करेंगे स्टेटर वाइंडिंग के, फिर हमारी जो है स्पीड चेंज होगी रोटर की, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी एक चीज चेंज करेंगे, स्लिप, फ्रिक्वेंसी या पोल चेंज करेंगे, तो हमारी क्या है, तो रोटर की स्पीड चेंज होगी। तो पहला है चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी हम करेंगे उसकी जो इनपुट सप्लाई देंगे थ्री फेस मोटर में, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे तो रोटर की स्पीड चेंज होगी, मतलब आरपीएम चेंज होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्टेटर फ्रिक्वेंसी ये किससे हम चेंज करेंगे, एक तो हमारे पास आता है थ्री फेस फ्रिक्वेंसी चेंजर आता है हमारे पास, ठीक है। मैकेनिकल चेंजर होता है, उसमें क्या है कि रोटर को हम एक पर्टिकुलर एंगल पे लॉक कर देते हैं, फिर उससे सप्लाई लेते हैं, तो वो क्या है चेंज फ्रिक्वेंसी मिलती है हमें आउटपुट में, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी चेंज होता है उसमें, थ्री फेस मैकेनिकली लॉक रहता है उसके अंदर रोटर, जिस एंगल पे वो रोटर लॉक करेंगे उस हिसाब से हमें फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, और वो सप्लाई हम फ्रिक्वेंसी उससे छोटी वाली मोटर को देंगे, तो उससे हमारी क्या है स्पीड हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा बाई चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स। और पोल्स वाइंडिंग रहती है स्टेटर के अंदर, स्टेटर के अंदर आपको पता है पोल्स वाइंडिंग रहती है, ठीक है ना। पोल्स वाइंडिंग रहेगी हमारी स्टेटर में, एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया, ठीक है ना, इसकी वाइंडिंग रहेगी, तो ये पोल्स वाइंडिंग रहती है हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या है, मान लो अगर आपने 3 पोल है हमारे पास, चलो 4 पोल मानो, 3 पोल तो होते नहीं, 4 पोल है, इसकी वाइंडिंग है, ठीक है। मान लो इनकी सप्लाई इधर ले आया है, इसकी सप्लाई इधर कहीं ले आया, मान लो सिर्फ मैंने इस वाइंडिंग में सप्लाई दी अपनी, ठीक है ना, फेस और न्यूट्रल, सिर्फ इसी को ग्राइंड किया, तो कितने, जब 2 ही पोल के अंदर पावर जाएगी हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी जाएगी, तो इसका मतलब कितने पोल हैं मोटर के, 2 पोल। अब दूसरे पोल में भी अगर मैं पावर लगाऊंगा तो कितने पोल हो गए, 4 पोल हो गए, ठीक है ना। तो ये डिपेंड कर रहा है कितने पोल्स में मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ, तो उतने ही पोल हमें मारे जाएंगे बाइंडिंग में। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपकी जो मोटर है उसके अंदर पहले से ही अरेंजमेंट रहता है 2 पोल और 4 पोल और 6 पोल बाइंडिंग का, तो हम अपने हिसाब से जो अरेंजमेंट है थ्री फेज बाइंडिंग 2-3 बाइंडिंग अरेंजमेंट रहती है, अपने हिसाब से 2, 4 और 6 पोल्स को हम एनर्जाइज कर सकते हैं, और उस हिसाब से हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल्स, ठीक है। तो ये है हमारे पोल्स, मतलब जितने ज़्यादा पोल्स बनेंगे उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड, मान लो 1/1 उतनी ज़्यादा स्पीड हमारी कम हो जाएगी, ठीक है ना। जितने ज़्यादा पोल्स बनेंगे उतनी हमारी स्पीड कम हो जाएगी। उसके बाद क्या है, स्लिप कंट्रोल। स्लिप कंट्रोल भी, अगर हम स्लिप क्या है, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है, ठीक है ना। एक तरह से आप कह भी सकते हो कि जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, दोनों में जो गैप है एंगल का उसको बोलेंगे स्लिप, ठीक है ना। तो स्लिप हमारी अगर चेंज कैसे, अब स्लिप को कैसे चेंज करना, स्लिप हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग स्टेटर की इनपुट वोल्टेज चेंज करके हम स्लिप चेंज कर सकते हैं, या फिर बाय पुटिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट में कर सकते हैं। लेकिन ये रोटर सर्किट किस में होगा, ओनली स्लिप रिंग मोटर, या फिर इसको बाउंड टाइप मोटर भी बोलते हैं, बाउंड मोटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसी में पॉसिबल है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर में ऐड करना, बाकी स्क्वायर गेज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जहाँ फिर एक इंजेक्टिंग एक्सटर्नल वोल्टेज इनटू रोटर सर्किट, अब वो भी किस में होगा, इंजेक्ट किस में कर सकते हैं रोटर सर्किट, वो भी बाउंड टाइप मोटर और स्लिप रिंग मोटर में ही हम एक्सटर्नल वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं हम, ठीक है। एसी कर सकते हैं, तो डीसी या एसी वोल्टेज इंजेक्शन कर सकते हैं, ठीक, इन रोटर सर्किट। ये भी बाउंड रोटर में होगा हमारा, ठीक है, जहाँ फिर स्लिप रिंग में मोटर में होगा। अब तीसरा चौथा आ गया हमारा थायरिस्टर वोल्टेज कंट्रोल। क्या, थायरिस्टर वोल्टेज कंट्रोल। थायरिस्टर वोल्टेज कंट्रोल में क्या करेंगे हम, एक अरेंजमेंट होती है हमारी, ठीक है ना। मान लो आर फेज के लिए
फिर ये जो सप्लाई दे देंगे, ये थायरिस्टर लगेंगे हमारे। ये थायरिस्टर है, हाफ वेव को करेगा कंट्रोल, ये सेकंड हाफ को कंट्रोल करेगा इसको, और ये ऊपर वाले को करेगा। तो इस तरह से हमारी ये वाली फुल वेव कंट्रोल होगी। ये वाला T1 हमारे इसे कंट्रोल करेगा और T2 इसको कंट्रोल करेगा, T2 इसको कंट्रोल करेगा, थायरिस्टर 2। तो ऐसी अरेंजमेंट तीनों फेज के लिए की है मैंने, इधर आर फेज के लिए, वाई फेज के लिए और पी फेज के लिए अरेंजमेंट है। ये हमारी स्टेटर की वाइंडिंग आ गई, ठीक है। तो ऐसी अरेंजमेंट क्या है, हमारी स्टेटर वोल्टेज, हमारी एवरेज स्टेटर वोल्टेज चेंज हो जाएगी, तो उसकी वजह से ड्यूटी साइकिल चेंज हो जाएंगे। ड्यूटी साइकिल चेंज होने से हमारी मोटर की, थ्री फेज मोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर सिंगल फेज है तो सिंगल फेज में हमें एक ही अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो थ्री फेज में 3 अरेंजमेंट चाहिए थायरिस्टर की, ठीक है ना। थायरिस्टर बैक टू बैक जुड़े होते हैं आपस में हमें, ताकि फुल सिंगल वेव को हम पॉजिटिव और नेगेटिव वेव को दोनों कंट्रोल कर सकें। तो ये थायरिस्टर वेव कंट्रोल मेथड हम यूज करते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब थोड़ा सा इसमें देखें, जो टॉर्क है हमारी, बिठा देते हैं, ज़्यादा हो गया। हमारा टॉर्क किसके बराबर होता है, के स्लिप वोल्टेज के स्क्वायर इनटू R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर और स्लिप का स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसके बराबर होता है। तो हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क किस पे होता है, मैक्सिमम टॉर्क होता है किस स्लिप पे होता है, R बाय X। R बाय X रोटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसकी डिवाइडेड बाय रोटर का जो रिएक्टेंस होगा, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो जो स्लिप होगी उस पे हमारा टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो इस तरह से बोल भी सकते हो कि जो टॉर्क है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज है, क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज। कौन सा टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, लेकिन बाकी टॉर्क जितने हैं वो डिपेंडेंट है। तो जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज है, लेकिन बाकी टॉर्क जो है वो वोल्टेज आएगा उसमें से। जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो हमारा ऐसे बनता है, ठीक है ना, V1 V2 V3 और ये टॉर्क। तो एक तरह से बोल भी सकते हो कि जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है वो किस पे डिपेंड है, ns किस पे डिपेंड है। जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं टॉर्क और वोल्टेज के बीच में, तो सिंक्रोनस स्पीड हमारी डिपेंड करता है इनके ऊपर, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एक तरह से कहते हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो स्पीड हमारी बढ़ेगी, वोल्टेज कम करेंगे तो स्पीड हमारी कम होगी, ठीक है। तो यही है इसके ऊपर, क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड के हिसाब से जो है हमारी ग्राफ बना होगा। तो यही था हमारा R/X। इसके अलावा हमारा क्या है, थोड़ा एक और हमारा स्पीड कंट्रोल मेथड है, उस पर आते हैं। कैस्केड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, ठीक है, 5 नंबर का मेथड। कैस्केड मेथड क्या है कि हमारी एक मोटर है, जो मान लो एक मोटर है, ठीक है, कौन सी मोटर, स्लिप रिंग मोटर की बात कर रहा हूँ। तो स्लिप रिंग मोटर है, उसको हमने सप्लाई दी हुई है। स्प्रिंग रिंग मोटर का जो रोटर है, उस रोटर में के अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा। उस इंड्यूस ईएमएफ को अगर हम दूसरी मोटर को सप्लाई करते हैं जिसके P2 नंबर ऑफ पोल्स होंगे, तो उसके जो रोटर है वो शॉर्ट सर्किट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, फिर हमारी कितनी स्पीड होगी, वो वाला अरेंजमेंट है हमारा, कैस्केड मेथड बोलते हैं उस अरेंजमेंट में। तो मान लो ये एक मोटर है M1, कौन सी मोटर, स्लिप रिंग मोटर, ठीक है ना, मोटर M1 जिसको हमने सप्लाई दे रखी है R, Y और B फेस के साथ, ठीक है, और इसके पोल्स कितने हैं, P1 नंबर ऑफ पोल्स है, कितने हैं, P1 नंबर ऑफ पोल्स है। तो इसका जो रोटर है, इस रोटर के जो वोल्टेज इंड्यूस है VR1 V1 B डैश, इसका जो रोटर का इंड्यूस ईएमएफ वो सप्लाई दे रखा हमने सेकंड नंबर मोटर में, किसमें, सेकंड नंबर मोटर में सप्लाई दे रखा हमने। इसका जो आउटपुट है, किसका, रोटर का ईएमएफ का आउटपुट है सेकंड नंबर मोटर में दे रखा है, जिसके नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, P2 नंबर ऑफ पोल्स है। इसको क्या रखा हमने, इसके जो रोटर है उसको हमने शॉर्टेड कर रखा है, किसके साथ, एक एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ हमने इसको शॉर्ट कर रखा है। अब इसके अंदर देखेंगे हम कि इसके अंदर जो स्पीड हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं जो M1 है, अगर M1 कनेक्टेड है सप्लाई के साथ, मतलब मोटर 1 कनेक्टेड है सप्लाई के साथ, तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, इसकी होगी 120 बाय P1, यही होती है ना हमारी, जो उसके नंबर ऑफ पोल्स होंगे उसके हिसाब से स्पीड है। अगर M2 हमारी कनेक्टेड है सप्लाई के साथ, तो उसकी कितनी स्पीड होगी, उसकी क्या होगी, P2 नंबर ऑफ पोल्स,
ठीक है, सिंपल है ये, इतना इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, अगर दूसरी जो असली में अरेंजमेंट हमने बनाई हुई है, और ये मैकेनिकली कपल्ड है मोटर, मैकेनिकली कपल्ड भी है और इलेक्ट्रिकली कपल्ड भी है। इलेक्ट्रिकली कहाँ से पावर दे रखी है सेकंड मोटर को? रोटर के, फर्स्ट मोटर के रोटर से, ठीक है ना, क्योंकि उसका इंड्यूस ईएमएफ हमने इसके इंड्यूस ईएमएफ सप्लाई कर रहे हैं मोटर एंड को, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सप्लाई के साथ, ये कनेक्टेड है थ्रू रोटर के इंड्यूस ईएमएफ के साथ। पहली वाली मोटर अगर तुम्हारी कनेक्टेड है सप्लाई के साथ, तो फिर हमारी ओवरऑल स्पीड कितनी होगी? ओवरऑल स्पीड कहाँ मिलेगी? इस रोटर के आसपास, ठीक है, इधर 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 जो स्पीड मिलेगी हमारी रोटर पे, वो कितनी स्पीड होगी, क्योंकि मैकेनिकली कपल्ड भी है और इलेक्ट्रिकली कपल्ड भी, ठीक है। तो और पहला मानते हैं क्यूमुलेटिव कैस्केडेड। क्यूमुलेटिव कैस्केडेड, क्यूमुलेटिव मतलब ऐड, क्यूमुलेटिव कनेक्टेड। क्यूमुलेटिव कनेक्टेड मतलब जो तुम्हारी M1 है, मान लो ये M1 है और ये M2 मोटर है, इसके P2 पोल्स हैं, इसके P1 पोल्स हैं, इसके अंदर जो ये मैकेनिकली कपल्ड है, क्या है? मैकेनिकली कपल्ड है दोनों मोटर्स, ठीक है ना। ये स्लिप रिंग है, तो भी इसकी स्प्लिट रिंग की सप्लाई कहाँ दे रखी है हमने? P2 मोटर को। इसको कहाँ से दे रखा है? इसको RYB से सप्लाई दे रखी है। अगर इस मोटर की डायरेक्शन इस साइड है, इस मोटर की डायरेक्शन इस साइड है, तो इसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव, ठीक, क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव मतलब हमारा टॉर्क क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में घूम रही है मोटर, तो इसको क्या बोलेंगे? इसमें सप्लाई क्या मिलेगी हमें? इसमें मिलेगी हमें स्पीड ऑफ मोटर जो मिलेगी 120 F कौन सी होगी? जो हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना, 120 F P1 प्लस P2, क्या मिलेगी इसमें? P1 प्लस P2। अगर हमारी ये भी मोटर इसी डायरेक्शन में घूम रही है और ये मोटर भी इसी डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। P1 को हमने एग्जैक्ट सप्लाई दे रखी है स्टेटर से, और इसके रोटर की जो सप्लाई है वो हमने P2 को दे रखी है, मतलब रोटर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कहाँ जा रहा है हमारा? ये रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ है, रोटर RYB इंड्यूस्ड ईएमएफ given to M2 मोटर, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा, तब हमारी जो स्पीड मिलेगी 120 P1 प्लस P2। लेकिन अगर हमारी P1 M1 ऐसे घूम रही है और P2 हमारी उल्टी डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है ना, एक ऐसे घूम रही है और दूसरी ऐसे घूम रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसमें क्या होगा? जिस मोटर में ज्यादा ताकत है, जिस मोटर की ज्यादा स्पीड है, तो उसी डायरेक्शन में घूमेगा तुम्हारा ओवरऑल ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, ठीक है ना, मतलब रिजल्टेंट मिलेगा ना हमें। तो वो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? वो मिलेगा हमें 120 F P1 माइनस P2, ठीक है, 120 F P1 माइनस P2। अगर हमारा ये मोटर है, ये क्यूमुलेटिव की जगह क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल कैस्केड, क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल कैस्केड कनेक्टेड, ठीक है। कनेक्शन ऐसे ही रहेंगे जैसे मैंने बनाया है, लेकिन बस ये है कि इसमें अगर तुम्हारा जो इफेक्ट है वो मोटर की जो रोटेशन है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? तुम्हारा ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी? 120 बाय P1 माइनस P2 हो जाएगी, ठीक है। तो बस आज का हमारा यही था, तो इसमें यही था, थोड़ा सा कैस्केड कनेक्शन समझने थोड़े मुश्किल थे, बाकी तो सब ठीक ही था, ठीक है। आज का इतना ही, हम आगे देखेंगे हम दूसरे में क्या है।